एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें हम 3 टाइप्स की आईसी स्टडी करने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू आईसी 555। यहाँ पे हमें आईसी 555, जिसको टाइमर आईसी भी बोलते हैं, फिर आईसी 741 जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में यूज होती है और हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर चैप्टर में पढ़ी भी है, और आईसी LM317 जो वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर के नाम से जानी जाती है। इस 3 आईसीज को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज सबसे पहले हम आईसी 555 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इट इज अ वर्सेटाइल आईसी contains built-in timer circuit, hence widely known as timer IC। तो यहाँ पे इसे टाइमर आईसी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बिल्ट इन टाइमर सर्किट होता है, यानी कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से होता है कि वो टाइमर सर्किट जैसा वर्क करता है। इट कैन प्रोड्यूस प्रिसाइज टाइम डिलेज। 8 पिन पैकेज, यानी कि यहाँ पे 8 पोर्ट्स होते हैं इस आईसी को। वेरी फ्लेक्सिबल टू डिजाइन लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बाय सिंपली कनेक्टिंग फ्यू एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। तो इस आईसी को अगर हमने कोई अलग कंपोनेंट्स कनेक्ट कर दिए तो इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस बन सकते हैं, और इस तरह से इस आईसी को हम बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस कुछ इस तरह होते हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग सर्किट, डांसिंग लाइट, लॉन्ग डिले टाइमर, वाटर लेवल इंडिकेटर एक्सेट्रा। स्पेशल फीचर्स ऑफ आईसी 555। लो कॉस्ट टाइमर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रीसाइज टाइम डिलेज विथ अ वाइड रेंज। तो इस सर्किट का मतलब इस आईसी 555 का कॉस्ट कम होता है, और उस हिसाब से हमें जो टाइम डिलेज मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे और वाइड रेंज में मिलते हैं। 3 मोड्स आर देयर, मोनोस्टेबल, अस्टेबल एंड बाइस्टेबल। तो ये आईसी जो वर्क करती है, यहाँ पे 3 मोड्स होते हैं, और इन 3 मोड्स को यूज करके हम बहुत सारे एप्लीकेशंस में इस आईसी को यूज कर सकते हैं। IC 555 can provide complementary outputs like 2 outputs of a flip-flop Q and Q bar। तो जैसे फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था, 2 आउटपुट्स एक साथ प्रोड्यूस होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होते हैं। उसी तरह से IC 555 में भी कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर मान लो हमने 2 LEDs लगाई है, ग्रीन और रेड, तो हमें जब ग्रीन एलईडी ऑन है तब रेड एलईडी ऑफ होना चाहिए। इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो हम इस आईसी 555 को यूज करते हैं, और एक डिले देकर या फिर जो भी हमें टाइमर लगाने हैं उस हिसाब से लगा के हम ये वर्क परफॉर्म कर सकते हैं कि एक एलईडी ऑन हो जाए तो दूसरी ऑफ हो जाए। The time delay produced by IC 555 is more accurate and it is independent of supply voltage। तो इस IC 555 से हम जो भी टाइम डिले लेते हैं वो बहुत ही प्रीसाइज और एक्यूरेट होता है, और उसका सप्लाई वोल्टेज के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। अगर मान लो हमने 10 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज दिया है और 5 सेकेंड्स का डिले दिया है, तो जब भी हम सप्लाई वोल्टेज चेंज करेंगे, यानी कि 10 वोल्ट्स को हमने 12 वोल्ट्स कर दिया, 15 वोल्ट्स कर दिया, तब भी उसका जो डिले है वो 5 सेकेंड्स का ही रहता है जब तक हम उसे चेंज ना करें। It can be used in analog as well as in digital circuits like microprocessor and industrial timers। तो इसे हम एनालॉग सर्किट्स में भी यूज करते हैं और डिजिटल सर्किट्स में भी यूज करते हैं। पिन डायग्राम ऑफ आईसी 555। यह है इसकी पिन डायग्राम। इस डायग्राम को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको पिन डायग्राम पूछा जाता है तो आपको उसका हर एक पिन का नाम भी बराबर से लिखने आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें इसे स्टार्ट करना है, ऊपर से नीचे 1 to 4 नेमिंग देनी है, और राइट हैंड साइड को नीचे से ऊपर 5 to 8 नेम देने हैं। फर्स्ट पिन होती है ग्राउंड,
सेकेंड होती है ट्रिगर, थर्ड है आउटपुट, फोर्थ पिन रीसेट को देते हैं, फिफ्थ पिन कंट्रोल वोल्टेज को देते हैं, सिक्स को थ्रेशोल्ड है, सेवेंथ डिस्चार्ज है और एट को प्लस वीसीसी यानी कि पावर सप्लाई दिया जाता है। स्पेसिफिकेशंस ऑफ आईसी 555। तो यहाँ पे सप्लाई रेंज जो होता है इस आईसी 555 का वो 3 वोल्ट टू 18 वोल्ट होता है और मैक्सिमम लोड करंट होता है 200 मिली एम्पियर। ये भी आपको याद रखना है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर वाइवा में पूछा जा सकता है। इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईसी 555। ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईसी 555 जहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक साथ कनेक्ट करके एक पूरी आईसी बनाई गई है। अब इसमें आपको जाने पहचाने कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे, जैसे कि ये कंपैरेटर्स जो हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में स्टडी किए हैं। यह है फ्लिप फ्लॉप सर्किट, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाया है और यह है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अब ये हर एक कंपोनेंट यानी कि ये हर एक ब्लॉक किस तरह से वर्क करता है, उसका पर्टिकुलर ब्लॉक का वर्किंग कैसा है और फंक्शन क्या है, वो हम आगे देखेंगे। इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईसी 555 वो कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के 3 ब्लॉक्स है। फर्स्ट है वोल्टेज डिवाइडर, कंपैरेटर, फिर फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे पिन 3 यानी कि फ्लिप फ्लॉप का जो क्यू बार आउटपुट है उसे हमने मेन आईसी 555 का आउटपुट दिया है। फिर यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर भी लगाया है। इस तरह से इस ब्लॉक डायग्राम में बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स है जो हम वन बाय वन देखेंगे। Its internal circuit diagram can be split into 3 small blocks। यानी कि यहाँ पे 3 स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं। जो मेन ब्लॉक्स है वो 3 है। फर्स्ट है वोल्टेज डिवाइडर, फिर कंपैरेटर और आरएस फ्लिप फ्लॉप। वोल्टेज डिवाइडर, तो वोल्टेज डिवाइडर का कुछ इस तरह से ब्लॉक होता है जहाँ पे 3 रेजिस्टर्स लगाए हैं और ये तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम होती है। The IC 555 contains a resistive voltage divider between plus VCC and ground। तो ये जो कनेक्शन है इस वोल्टेज डिवाइडर का वो प्लस VCC और यहाँ पे ग्राउंड के बीच में होता है। There are 3 equal resistors of 5K each and hence named as IC 555। तो ये तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू 5K होती है और इसीलिए यहाँ पे 3 555K के हम रेजिस्टर्स लगा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम IC 555 ऐसा है। The main function of this voltage divider is to produce two fixed reference voltages as 2/3 VCC and 1/3 VCC। तो इस वोल्टेज डिवाइडर का मेन फंक्शन होता है कि वो 2 फिक्स्ड वोल्टेजेस प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स है, तो इस ग्राउंड से लेके VB तक इसका इस इतने पार्ट का वोल्टेज होता है 1/3 VCC और VA तक होता है 2/3 VCC। टोटल है VCC। अब ये किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले VA यानी कि ये वाला पॉइंट, तो हमें पता है वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम यहाँ पे वोल्टेज कितना है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ का वोल्टेज निकालना है। तो R ये इसका रेजिस्टेंस है R और इसका है R, तो R प्लस R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 3R इंटू VCC जो हमारा वोल्टेज है वो। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आता है 2/3 VCC यानी कि VA तक यानी कि ये पॉइंट का इतना पूरा वोल्टेज है 2/3 VCC। इसी तरह से VB का निकालेंगे तो वहाँ पे आएगा 1/3 VCC। तो इस तरह से इस वोल्टेज डिवाइडर को जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमें 2 फिक्स्ड वोल्टेजेस मिलते हैं आउटपुट में। VB होता है 1/3 VCC और VA होता है 2/3 VCC। ये जो वोल्टेजेस है वो हम आगे कंपैरेटर्स को देते हैं। नेक्स्ट है OPAMP कंपैरेटर्स। तो वोल्टेज डिवाइडर के बाद यहाँ पे कंपैरेटर्स लगाए हुए होते हैं
और हम दो कंपैरेटर्स यूज करते हैं। दोनों कंपैरेटर्स एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। कंपेयर्स द इनपुट वोल्टेज विथ सम रेफरेंस वोल्टेज। तो कंपैरेटर में दो इनपुट्स है, एक इनपुट को हमने जो अभी इनपुट लिया है वो देते हैं और दूसरा जो इनपुट बोलता है वो होता है वी रेफरेंस। दोनों में देखो, एक पोर्ट को हमने वी रेफरेंस दिया है और फर्स्ट कंपैरेटर में थ्रेशोल्ड है, दूसरे कंपैरेटर में ट्रिगर है। The output of the comparator is either high, logically 1 और low, logically 0। तो इस कंपैरेटर से जो हमें आउटपुट मिलता है वो 1 या फिर 0 होता है। The IC555 contains two opposite comparators। वो पहले ही बताया मैंने कि ये दोनों कंपैरेटर्स एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। The upper comparator is non-inverting comparator with a reference voltage of 2/3 VCC connected to its inverting terminal, that is minus, and input is applied to its non-inverting terminal, that is plus। तो ये अपर कंपैरेटर है, ये नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर है, ये आपको याद रखना है। रेफरेंस वोल्टेज ऑफ 2/3 VCC कनेक्टेड। तो यहाँ पे ये जो रेफरेंस वोल्टेज है वो 2/3 VCC होता है, यानी कि हमने जो VA निकाला था वो यहाँ पे कनेक्टेड है और ये रेफरेंस का जो ये पोर्ट है वो होता है निगेटिव और थ्रेशोल्ड जहाँ पे दिया है वो हम पॉजिटिव को देते हैं, यानी कि जो थ्रेशोल्ड वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव को दिया जाता है और रेफरेंस निगेटिव टर्मिनल को। Its input is known as threshold, that is pin 6। तो इसका जो मेन इनपुट होता है वो थ्रेशोल्ड है, यानी कि ये जो थ्रेशोल्ड है वो पिन नंबर 6 है। हमारे पिन डायग्राम में हमने देखा था को पिन 6 को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। This comparator produces high output only when threshold voltage becomes practically greater than or equal to 2/3 VCC। सो ये कंपैरेटर हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो वो हाई आउटपुट कब प्रोड्यूस करता है? जब जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 2/3 VCC से ज्यादा होता है, यानी कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, यानी कि इस थ्रेशोल्ड को जो भी वोल्टेज इनपुट में आ रहा है वो जब इस रेफरेंस वोल्टेज से ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा तभी हमें आउटपुट में 1 मिलता है, हाई आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट है लोअर कंपैरेटर, जो कि इन्वर्टिंग कंपैरेटर होता है और ये एग्जैक्टली अपोजिट वर्क करता है अपर कंपैरेटर से। रेफरेंस वोल्टेज गिवन टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड ट्रिगर पिन गिवन टू द नेगेटिव टर्मिनल। इट्स इनपुट इज नोन एज ट्रिगर, दैट इज पिन 2, यानी कि ये जो ट्रिगर है वो पिन 2 होती है हमारे मेन पिन डायग्राम में। This comparator's output goes high only when the trigger voltage is practically less than or equal to 1/3 VCC। तो इसका आउटपुट हमें हाई कब मिलता है, यानी कि 1 आउटपुट में कब मिलता है? जब ये ट्रिगर वोल्टेज लेस देन और इक्वल टू रेफरेंस वोल्टेज होता है। अब यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज कौन सा दिया है हमने? जो हमने VB निकाला था, VB इज इक्वल टू 1/3 VCC, वो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो जब ट्रिगर का वोल्टेज 1/3 VCC से कम या फिर इक्वल होगा तभी हमें आउटपुट में 1 मिलता है। तो यही कंडीशन यहाँ पे दी है कि ट्रिगर वोल्टेज इज लेस देन और इक्वल टू 1/3 VCC। अब नेक्स्ट ब्लॉक होता है RS फ्लिप फ्लॉप, जो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे SR है, आउटपुट में Q और Q बार दो फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट है। Q को हमने यहाँ पे आगे ट्रांजिस्टर लगाया हुआ होता है और Q बार से हम IC555 का आउटपुट लेते हैं। The IC555 has its own internal flip-flop somewhat similar to RS flip-flop. With two inputs, S is driven by upper comparator, R is driven by lower comparator। तो यहाँ पे ये जो S इनपुट है वो अपर कंपैरेटर का आउटपुट होता है और R जो है वो लोअर कंपैरेटर का आउटपुट होता है। द आउटपुट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप Q एंड Q बार, यानी कि Q डैश लिखा है यहाँ पे तो वही
Q or Q complement are important. Q is connected to an NPN transistor known as discharge transistor because it controls charging and discharging of capacitor connected externally with IC555. तो ये जो Q है, जो Q आउटपुट है, वो हमने NPN ट्रांजिस्टर को दिया होता है और इस NPN ट्रांजिस्टर को डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं क्योंकि वो कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मेंटेन करता है एक्सटर्नली. इट्स कलेक्टर टर्मिनल इज मार्क्ड एज डिस्चार्ज पिन 7. तो ये जो कलेक्टर टर्मिनल है इसका जो डिस्चार्ज मेंटेन करता है वो होती है पिन 7. Q drives the discharge transistor potential. When Q is high, the transistor goes into saturation. It becomes on and provides path to discharge the capacitor. तो ये फर्स्ट वाली डायग्राम देखो. जब Q का आउटपुट 1 होता है तब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला जाता है और कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है. और जब हमें Q का आउटपुट 0 मिलता है यानी कि Q इज लो, द ट्रांजिस्टर गोज इनटू कट ऑफ रीजन, डिस्कनेक्ट्स डिस्चार्जिंग पाथ लाइक ओपन स्विच. और जब Q 0 मिलता है तो ये ओपन सर्किट हो जाता है और यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होता है. अल्टीमेटली अलाउज द कैपेसिटर टू चार्ज. तो इस टाइम में कैपेसिटर चार्ज होता है यानी कि जब Q1 होता है तब डिस्चार्ज होता है और Q0 होता है तब चार्ज होता है. नोट द इम्पोर्टेंट पॉइंट, द आउटपुट ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप Q डैश इज टेकन एज आउटपुट ऑफ IC555. तो यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है, Q है वो आउटपुट नहीं होता है IC555 का. जो Q बार निकालते हैं Q डैश इस डायग्राम में आप देख सकते हो, उसे हमने आउटपुट टर्मिनल बोला है यानी कि IC555 का आउटपुट जो है वो हमें Q डैश से मिलता है. इट इज पिन 3, द आउटपुट ऑफ IC555. The pin 4 is reset. It is used to make IC555 timer reset by making voltage low. तो पिन 4 से हम फ्लिप फ्लॉप को या फिर पूरे सर्किट को रीसेट कर सकते हैं. तो एक टेबल है, इससे आप इस फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग एक शॉर्ट में समझ सकते हो. तो जब R और S दोनों 0 होते हैं तो नो चेंज कंडीशन होती है जैसे हमने फ्लिप फ्लॉप में देखा है. जब R को 1 मिलता है यानी कि R को जो भी हम कंपैरेटर का आउटपुट दे रहे हैं वो जब 1 होता है और S का 0 होता है तब Q यानी कि जो हमने ट्रांजिस्टर को दिया है आउटपुट वो 0 होता है और उस टाइम ट्रांजिस्टर ऑफ होता है और Q बार 1 होता है यानी कि हमें आउटपुट में हाई आउटपुट मिलता है. और जब R 0 है S 1 है तब Q इज इक्वल टू 1 होता है यानी कि डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन होता है और Q 1 है यानी कि Q बार 0 होता है और आउटपुट लो होता है उस टाइम में. समरी ऑफ इट्स वर्किंग एक्शन. तो यहाँ पे एक शॉर्ट में समराइज किया है कि टोटल इस सर्किट में क्या होता है. The voltage divider is producing two fixed references 2/3 VCC for the upper comparator and 1/3 VCC for lower comparator. वोल्टेज डिवाइडर का मेन काम है इसमें कि वो 2/3 VCC और 1/3 VCC वोल्टेजेस प्रोड्यूस करता है जिसमें 2/3 हम अपर कंपैरेटर को दे रहे हैं और 1/3 लोअर को. When threshold input becomes greater than 2/3 VCC, upper comparator's output goes high and sets the flip-flop making discharge transistor on, while the output of IC555 low because Q is high and Q dash is low. कि जब threshold input 2/3 VCC से greater हो जाता है तब upper comparator है वो high हो जाता है और उस वजह से डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है. When the trigger input goes below 1/3 VCC, lower comparator goes high and which reset the flip-flop making discharge transistor off.
तो जब 1/3 VCC से लो हो जाता है लोअर कंपैरेटर, तब वो जो डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर है उसको ऑफ कर देता है और सर्किट रीसेट हो जाता है। Ultimately, it allows external capacitor to charge and the output of IC555 goes high because Q is low and Q dash is high. तो इस तरह से ये पूरा सर्किट यानी कि ये पूरी IC555 वर्क करती है। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, it also called as one shot multivibrator. There is one stable state and one unstable state, that is quasi-stable state. मोनोस्टेबल वर्ड से ही पता चलता है, मोनो मतलब वन, तो यहाँ पे एक स्टेट स्टेबल होती है और दूसरी अस्टेबल होती है। मोनो मीन्स वन ऑफ इट्स इनपुट रिमेन्स स्टेबल इन वन स्टेट, सपोज इन लो स्टेट. It changes its output to an unstable state or high state when trigger input is applied to it. तो ये स्टेबल टू अनस्टेबल कैसे मूव होता है? जब हम इस सर्किट को ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं, तब वो स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट में ट्रांसफर होता है. It remains in the high state for specific time interval t, decided by RC time constant, and after completing the time delay t, it returns to its stable state. तो ये बेसिकली जब स्टेबल स्टेट में होता है यानी कि वो उसकी लो स्टेट होती है, और जब हम ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं तो वो हाई स्टेट में जाता है और वो एक स्पेसिफिक टाइम यानी कि टी यहाँ पे हमने मेंशन किया है, उस टी टाइम इंटरवल के लिए वो हाई स्टेट में रहता है. और ये टी टाइम इंटरवल जो है वो हम आरसी टाइम कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं. तो इस टी टाइम इंटरवल के लिए वो हाई स्टेट में रहता है और फिर से वो लो स्टेट में यानी कि स्टेबल स्टेट में आ जाता है. फॉर द नेक्स्ट ट्रिगर इट रिपीट्स द सेम साइकिल, दैट इज व्हाई दिस ऑपरेटिंग मोड नोन एज वन शॉट मोड. अब फिर से जब हम ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं तो फिर से ये सेम साइकिल रिपीट होती है. ईच ट्रिगर पल्स के लिए एक बार ये साइकिल रिपीट होती है, इसीलिए इसे वन शॉट मोड कहा जाता है. ईच ट्रिगर जनरेट्स वन पल्स whose pulse width is decided by RC product. The time period will be set by the user. The monostable multivibrator is mainly used as timer. तो कितने टाइम पीरियड के लिए उसे अनस्टेबल स्टेट में रखना है वो यूजर डिफाइन कर सकता है, और मेनली इसको हम टाइमर के जैसे यूज करते हैं. कंस्ट्रक्शन, तो इस फिगर में देखो, ये हमारी इंटरनल सर्किट डायग्राम है, इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है मल्टीवाइब्रेटर की. तो यहाँ पे इस मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हो जाता है. यहाँ पे ये दो कंपैरेटर्स है, जिसका पिन 2 जो है लोअर कंपैरेटर यानी कि कंपैरेटर 2 की, उसे हमने ट्रिगर दिया है. कंपैरेटर 1 का जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो है हमारी 6th पिन. यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगाया है और यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे इस कंपैरेटर को हमने ट्रांजिस्टर से ज्वाइन किया है. पिन 3 को हमें V आउटपुट दिया है जो कि IC555 का आउटपुट है. पिन 8 इज प्लस VCC. पिन 7 इज कनेक्टेड टू ट्रांजिस्टर. तो यहाँ पे प्लस VCC को हमने 7 और 6 पिन कॉमन में कनेक्ट की है जो आगे ग्राउंड को कनेक्ट होती है. वोल्टेज डिवाइडर को पिन 5 कनेक्ट की है यहाँ पे, और 1 जो पिन है वो भी वोल्टेज डिवाइडर और ग्राउंड के बीच में है. इस तरह से ये पूरा कंस्ट्रक्शन है. अब हम इसकी ब्लॉक डायग्राम जो है उसमें कंस्ट्रक्शन कैसा है यानी कि जो पिन डायग्राम है वो देखेंगे. तो ये जो है ये आपको एग्जाम में निकालनी है, ये बहुत इजी जाएंगी आपको. तो यहाँ पे एक हमने स्विच दिया है टू ऑन एंड ऑफ रीसेट जो करना है हमें सर्किट उसके लिए. अब यहाँ पे 6 और 7 पिन कॉमन की है, ये सेकंड पिन है. यहाँ पे उसे एक रेजिस्टेंस R1 के जरिए प्लस VCC को कनेक्ट किया है. यहाँ पे दो LEDs लगाई है. तो ये फर्स्ट वाला LED जो है वो हमें आउटपुट दिखाता है और
सेकेंड, ये जो यहाँ पे एलईडी है वो हमें टाइम डिले दिखाने के लिए लगाया है। ये किस तरह से वर्क करता है वो आगे देखेंगे हम। तो अब कंस्ट्रक्शन वन बाय वन देखेंगे। The figure shows that a RC circuit is connected to control charging of the capacitor. तो यहाँ पे एक RC सर्किट हमने बनाया है रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स लगा के। The capacitor C is connected to threshold pin 6 and to discharge transistor that is pin 7. तो ये यहाँ का ये कैपेसिटर है C, जो हमने 6 और 7 नंबर के पिन को कॉमन में कनेक्ट किया है। 6th पिन कौन सी होती है? थ्रेशोल्ड पिन, और पिन 7 है डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर। The pin 6 is comparing capacitor voltage with 2/3 VCC and pin 7 provides discharge path internally. तो जो पिन 6 है वो कैपेसिटर वोल्टेज को कंपेयर करती है। तो जो वो कंपेयर करने का वोल्टेज है वो होता है 2/3 VCC, और पिन 7 जो है वो डिस्चार्ज पाथ प्रोवाइड करती है। The pin 2 is kept at VCC in order to make trigger above 1/3 VCC. तो यहाँ पे ये जो पिन 2 है वो भी हमने VCC को ज्वाइन की है, और ये जो पिन 2 है वो अपर कंपैरेटर को होती है, तो वो 1/3 VCC वोल्टेज को कंपेयर करती है। When the switch S is made on, the pin 2 is connected to ground potential, making the time delay start. तो जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, एस स्विच को, पिन 2 कनेक्टेड टू द ग्राउंड पोटेंशियल, तो ये जो पिन 2 है वो ग्राउंड पोटेंशियल को यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, और इस वजह से टाइम डिले स्टार्ट हो जाता है। The switch is used to trigger the IC or to start the timer. तो ये जो स्विच है वो इसीलिए लगाया है कि हमें जब भी इस सर्किट को ऑपरेशन स्टार्ट करना है तो हम इस स्विच को प्रेस करते हैं, या फिर जब हमें एक नेक्स्ट ट्रिगर पल्स देनी होगी तब भी हम इसको प्रेस करते हैं। The pin 4 is connected to VCC in order to make reset inactive, because in this circuit we don't want to use this facility. तो ये जो पिन 4 है वो हमने VCC को कनेक्ट की है, और रीसेट फंक्शन हमें इस सर्किट में नहीं लगता है। The pin 8 and pin 1 are connected to plus VCC and ground respectively. तो ये जो पिन 8 है उसे भी हमने VCC को कनेक्ट किया है, और पिन 1 को हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया है। Since pin 3 is the output of IC 555, to indicate the timer output, a LED is connected between pin 3 and ground. पिन 3 जो है वो हमारे IC का आउटपुट है, यहाँ से हमें आउटपुट मिलने वाला है। तो आउटपुट मिल रहा है या नहीं वो देखने के लिए हमें यहाँ पे LED लगाया है। तो जब भी यहाँ से आउटपुट आएगा तो ये जो LED है ये ग्लो करेगा। A series resistance R2 is connected to limit the current through LED. तो ये करंट लिमिटिंग के लिए लगाया है R2 रेजिस्टेंस। A capacitor C1 is connected in the circuit to keep the control voltage fixed 2/3 VCC and to filter external unwanted noise. यहाँ पे ये जो C1 कैपेसिटर लगाया है वो वोल्टेज को फिक्स 2/3 VCC पे कंट्रोल करने के लिए लगाया है, और जो अनवांटेड नॉइज होता है सर्किट में वो भी वो डिस्कनेक्ट यानी कि कम कर देता है। अब देखेंगे सर्किट का वर्किंग कैसा है। When the switch S is closed and then released, just like a bell switch, trigger pin voltage goes to low or a ground potential. तो जो हमारी होम की डोर बेल होती है उस तरह से ये वर्क करता है। हम इसे प्रेस करके छोड़ देते हैं, तो उसी टाइम क्या होता है, जो ये प्लस VCC है वो 0 को ड्रॉप हो जाता है। इस फिगर में देखो, ये जो ट्रिगर है पिन 2 है उसकी जो वेव फॉर्म है वो 0 को ड्रॉप हो जाती है। It is at 0 volt and in fact less than 1/3 VCC. The lower comparator output goes high
which will reset the flip-flop. तो यहाँ पे ये जो हमारा आउटपुट है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऊपर आ जाता है। तो जैसे ही ये 0 वोल्ट को चला जाता है, यानी कि वो लेस देन 1/3 VCC हो जाता है और द लोअर कंपैरेटर आउटपुट गोज हाई। तो जो लोअर कंपैरेटर है उसका आउटपुट हाई हो जाता है और वो फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देता है, यानी कि सर्किट फिर से नए से स्टार्ट हो जाता है। द आउटपुट ऑफ IC555 Q bar goes to high, making LED on, indicating that timer start। तो ये जो आउटपुट है वो हाई पे जाता है। यहाँ पे देखो पिन 3 यहाँ पे लो था और जैसे ही प्लस VCC 0 को ड्रॉप हो गया, आउटपुट ऊपर आ गया, यानी कि 1 में आ गया है और स्क्वायर वेव स्टार्ट हो गई है यहाँ से। और उसी टाइम ये जो LED है यहाँ पे लगाया हुआ वो ग्लो करता है, यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से अभी आउटपुट आ रहा है। At the same time Q is low, the discharge transistor is off. It makes the discharge path open and it allows the external capacitor C to charge towards VCC. तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलता है पिन 3 से वो Q डैश है, Q बार है, वो हाई है, इसीलिए आउटपुट मिल रहा है। अगर Q बार हाई है तो Q होगा लो। तो Q जब लो होता है तो वो डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देता है और डिस्चार्ज पाथ जो है वो ओपन हो जाता है। ये सब लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था, तो वहां से आप इसे फिर से रिवाइज कर सकते हो। तो जैसे ही डिस्चार्ज पाथ ओपन हो जाता है, एक्सटर्नल कैपेसिटर जो है वो चार्ज होने लगता है टुवर्ड्स VCC। The capacitor voltage increases exponentially through R, but when it reaches to 2/3 VCC or slightly greater than 2/3 VCC, the upper comparator input pin 6 threshold will produce high output। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे ये हाई चला गया, डिस्चार्ज कैपेसिटर जो है वो ऑफ हो जाता है, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है और यहाँ से ये जो थ्रेशोल्ड पिन है उसकी वेवफॉर्म देखो, वो धीरे धीरे हाई को जा रही है, यानी कि कैपेसिटर इस तरह से धीरे धीरे चार्ज होने लगता है जब तक 2/3 VCC वोल्टेज नहीं हो जाता। ये जो डॉटेड लाइन है वो दिखा रहा है कि 2/3 VCC वोल्टेज है। इट इज इंटरनली कनेक्टेड टू द सेट टर्मिनल ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो है ये इंटरनली कनेक्ट होता है RS फ्लिप फ्लॉप को। The upper comparator sets the flip flop, making the output of IC555 Q dash low, and it makes LED off, indicating that the time delay T is over। तो जैसे ही ये 2/3 VCC को पहुंच जाता है, उसी टाइम वो फिर से सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी कि यहाँ पे देखो, जैसे ही ये वेव फॉर्म यहाँ पे इस डॉटेड लाइन पे देखो, यहाँ पे 2/3 VCC को चली गई, वैसे ही यहाँ पे वोल्टेज फिर से लो हो गया है, आउटपुट का पिन 3 0 पे आ गई है और उसी टाइम ये जो LED है वो ऑफ हो जाता है, यानी कि आउटपुट अब नहीं मिल रहा है हमें, एक पल्स कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। At the same time, Q is high, which will make the discharge transistor on. It provides a path to capacitor to discharge suddenly through the transistor itself। तो सेम टाइम जब ये आउटपुट ऑफ हो गया, तब उसी टाइम डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। This completes the cycle of monostable to understand how IC555 generate a time delay after applying a trigger pulse। The duration of the time delay T can be changed by varying R। तो यहाँ पे हमने जो ये वेरिएबल रजिस्टर लगाया है उसकी वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो ये जो टाइम डिले है वो चेंज होता है। When the next trigger pulse is applied by making R1 larger to take capacitor longer time to reach 2/3 VCC। जब हम ट्रिगर पल्स अगली अप्लाई करेंगे तब अगर हमने R1 की वैल्यू बढ़ाई है तो उसे लार्ज टाइम लगेगा
2/3 VCC को पहुंचने के लिए। In other words, the RC time constant controls the width of the output pulse. तो ये जो T टाइम है वो कंट्रोल करने के लिए, ये T टाइम हमें कितना मिलना चाहिए वो हम RC टाइम कांस्टेंट से डिसाइड करते हैं। The output of IC555 can provide an opposite output by just connecting a LED between VCC and pin 3. तो यहाँ पे ये दूसरा एलईडी हमने लगाया है, तो अगर हम ये एलईडी लगाते हैं तो हमें दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट मिलते हैं। When pin 2 is triggered, the LED becomes off for the predetermined time interval and then it becomes on, indicating that time delay is over. तो जब हमें आउटपुट मिल रहा होता है तब ये नीचे वाला एलईडी ग्लो करता है और जैसे ही ये ऑफ हो जाता है ये ऊपर वाला एलईडी ग्लो करने लगता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि टाइम डिले ओवर हो गया है। तो ये ऊपर वाला एलईडी जो है वो टाइम डिले दिखाता है और इस टाइम डिले का यानी कि टाइम हम निकाल सकते हैं यहाँ पे इस मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए T का फॉर्मूला 1.1 RC इस तरह से होता है। तो ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इस तरह से वर्क करता है। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे। वन ट्रिगर पल्स इज इनफ, तो यहाँ पे एक ही ट्रिगर पल्स लगती है एक साइकिल के लिए। सर्किट डिजाइन इज सिंपल, इनएक्सपेंसिव। Disadvantages: the major drawback of using a monostable multivibrator is that the time between applications of a trigger pulse T has to be greater than the RC time constant of the circuit. तो RC time constant जो भी होगा उस पर्टिकुलर सर्किट का, उससे ज्यादा हमें ट्रिगर पल्स का टाइम रखना पड़ता है। एप्लीकेशंस ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर: टेलीविजन सर्किट्स में यूज होता है, कंट्रोल सिस्टम सर्किट्स में, टाइमर्स जो कि नाम से ही है कि मोनोस्टेबल यानी कि IC555 टाइमर है ये, डिले सर्किट्स में और गेटेड सर्किट्स में जिसमें लॉजिक गेट्स यूज करते हैं उस सर्किट्स में भी इसका यूज होता है। तो इस तरह से मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बारे में था ये पूरा। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर: It can generate a vibrating output between high and low voltage, hence called as a stable output. तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलता है वो कंटिन्यूअसली हाई और लो होता रहता है, यानी कि कंटिन्यूअसली चेंज होता है, स्टेबल नहीं होता, इसीलिए इसे अस्टेबल आउटपुट कहते हैं। This is also known as a free running oscillator producing a square wave or a clock signal. तो इसमें हमें कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो आउटपुट कंटिन्यूअस चेंज होता है, इसीलिए इसे फ्री रनिंग ऑसिलेटर या क्लॉक सिग्नल भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर: तो इस तरह से जो हमारी इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है इस अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की वो इस तरह से होती है। तो यहाँ पे देखो दो कंपैरेटर्स है जिसके दोनों इनपुट्स को हमने कॉमन किया है जो है पिन 6 और पिन 2। यहाँ पे RA और RB दो हमने रेजिस्टेंसेस लगाए हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटर को। इसका डिटेल कंस्ट्रक्शन हम आगे पढ़ेंगे और इसकी पिन डायग्राम कुछ इस तरह से दिखती है। The capacitor C is connected with two resistances RA and RB. तो ये जो C कैपेसिटर है वो RA और RB के साथ ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस RA plus RB is in series with capacitor while charging. तो जब चार्जिंग कंडीशन होती है कैपेसिटर की उस टाइम RA प्लस RB इस कैपेसिटर को सीरीज में होते हैं और रेजिस्टेंस RB इज इन सीरीज विद कैपेसिटर व्हाइल डिस्चार्जिंग थ्रू पिन 7। और जिस टाइम डिस्चार्जिंग कंडीशन चालू रहती है कैपेसिटर की उस टाइम सिर्फ RB सीरीज में रहता है इस कैपेसिटर के। पिन 7 थ्रू डिस्चार्ज होता है। पिन 7 जो है वो ट्रांजिस्टर को होती है, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर को।
तो यहाँ से डिस्चार्ज जब स्टार्ट होता है उस टाइम ये सीरीज में होते हैं। The pin 2 trigger input and pin 6 threshold input both are tied together and connected across the capacitor so that the two comparators operate alternately as explained earlier. तो यहाँ पे सेकेंड पिन और सिक्स्थ पिन जो कि दोनों कंपैरेटर्स का इनपुट है, सेकेंड पिन को बोलते हैं ट्रिगर इनपुट, सिक्स्थ पिन होती है थ्रेशोल्ड। ये दोनों कॉमनली कनेक्टेड है और फिर कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमें एक्सटर्नल स्विच की जरूरत नहीं होती है ऑन ऑफ करने के लिए या फिर रीसेट करने के लिए। यहाँ पे इस सर्किट के ऑपरेशन में ही कैपेसिटर थ्रू ये कैपेसिटर ही पूरा मैनेज करता है और सर्किट को फ्लिप फ्लॉप को वर्क करवाता है। सेट रिसेट कंडीशन होती है। वर्किंग ऑफ अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, तो यहाँ पे इसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरह से होती है और ये कैसे आती है वो अब हम देखेंगे। In this mode, no external input is required like monostable trigger. यहाँ पे external input नहीं दिया है कुछ भी। The capacitor voltage itself controls the two opposite comparators, making the flip-flop set and reset alternately, which results in a stable output. जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे लिखा है कि कैपेसिटर खुद ही कंट्रोल करता है और फ्लिप फ्लॉप को सेट रिसेट करता है। When the supply to the circuit is made on, the output of IC555 goes high because initially the voltage across capacitor is 0. तो जैसे ही हम यहाँ पे सप्लाई ऑन करते हैं इस मल्टीवाइब्रेटर का, तो जो आउटपुट है यानी कि जो Q बार है IC555 का आउटपुट वो हाई जाता है। यहाँ पे देखो पिन 3 आउटपुट, यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे सर्किट को ऑन किया तो इस पॉइंट पे ये हाई चला गया है आउटपुट और इस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज 0 होता है। Since it is below 1/3 VCC and pin 2 is connected across the capacitor, it will operate the lower comparator. यहाँ पे ये जो इनपुट होता है कैपेसिटर का वो 1/3 VCC से कम है, इसीलिए लोअर कंपैरेटर यहाँ पे ऑपरेट होता है। As explained in the monostable mode, the lower comparator will reset the flip-flop, making pin 3 output of IC555 high and makes LED on. तो जैसे ही मोनोस्टेबल में वर्क हो रहा था वैसा ही वर्क यहाँ पे होता है। फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है और एलईडी जो है वो ग्लो करने लगता है, यानी कि हमें आउटपुट मिलता है। सिंस Q इज लो, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर ऑफ, और जब एलईडी ग्लो करता है यानी कि यहाँ पे Q जो है वो लो होता है। जब Q लो होता है डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर ऑफ होता है, तो यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होते रहता है। इस कंडीशन में जब एलईडी ऑन होता है तब कैपेसिटर चार्ज होता है और RA प्लस RB होता है, जो हमने कंस्ट्रक्शन में देखा। C जब चार्ज हो रहा है तब RA प्लस RB सीरीज में होता है। तो ये देखो जब कैपेसिटर यहाँ पे इस इतने इंटरवल के लिए ऑन है और उस टाइम कैपेसिटर ऐसे चार्ज हो रहा है। The capacitor voltage is exponentially increased. The output of IC555 remains high. तो ये जो इंक्रीज हो रहा है इसको एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं। तो इस तरह से ये कैपेसिटर का जो चार्जिंग है वो प्रोसेस में है और उस टाइम आउटपुट भी हाई है। But when capacitor voltage exceeds 2/3 VCC or very close to 2/3 VCC, the pin 6 threshold of upper comparator output goes high. और जैसे ही ये आउटपुट जो है ये चार्जिंग जो है कैपेसिटर की वो 2/3 VCC को पहुंच जाती है, वैसे ही जो अपर कंपैरेटर है वो हाई होता है। It sets the flip-flop making Q dash low, causing low output of IC and making LED off. तो जैसे ही ये 2/3 को पहुंच गया उस टाइम पे आउटपुट जो है वो लो पे चला जाता है, एलईडी जो है वो ऑफ हो जाता है और
फिर से ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। इस टाइम डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर जो है वो वर्किंग में आ जाता है, ऑन हो जाता है। Now observe the waveform. The capacitor is discharging through RB or with a time constant RB into C. तो ये जो है ये डिस्चार्ज प्रोसेस है कैपेसिटर की, और उस टाइम पे एलईडी ऑफ होता है। ये यहाँ पे 0 पे है आउटपुट हमारा, और ये जो टाइम है वो हम RB into C टाइम कांस्टेंट से दिखा सकते हैं। It's slowly discharging towards 1 by 3 VCC. During this period, output of IC555 remains low. तो ये डिस्चार्ज कब तक होता है? जब तक वो 1 by 3 VCC तक नहीं आ जाता। When the capacitor voltage falls slightly below 1 by 3 VCC, the lower comparator resets the flip-flop, and again the output of IC goes high, making the LED on. And then cycle continues as long as supply is on. और जैसे ही ये जो हमारा कैपेसिटर का आउटपुट है, कैपेसिटर जैसे ही डिस्चार्ज होता है और 1/3 VCC तक आता है, उस टाइम फिर से वो चार्ज होने लगता है और 2/3 VCC तक जाने लगता है, और फिर से ये पूरी प्रोसेस रिपीट होती है। यानी कि 1/3 VCC तक वो जैसे ही आता है तो लोअर कंपैरेटर ऑन हो जाता है, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है, एलईडी से हमें फिर से आउटपुट मिलता है, एलईडी ग्लो करता है, यानी कि आउटपुट वेवफॉर्म फिर से 1 यानी कि हाई पे चली जाती है और साइकिल रिपीट होती रहती है। In this manner, capacitor voltage is oscillating between 2/3 VCC and 1/3 VCC, resulting in a square wave output और blinking LED. तो इस तरह से इसका जो वर्किंग है अस्टेबल का, वो कंटिन्यूअसली इस 2/3 और 1/3 VCC के बीच में ही रहता है। कंटिन्यूअस वो चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, और हमें आउटपुट मिलता रहता है। तो आउटपुट कैसे मिलता है? कंटिन्यूअसली जो एलईडी है वो ऑन होती है, ऑफ होती है, ऑन होती है, ऑफ होती है। तो ब्लिंकिंग सर्किट इससे हम बना सकते हैं। The output of this circuit is not symmetrical. It is not perfect square because the charging time rate is decided by RA plus RB into C, while discharging rate decided by RB into C. तो जब चार्जिंग होता है तब RA plus RB सीरीज में होता है C के, बट जब डिस्चार्जिंग हो रहा है तब RB सीरीज में होता है C के। इसीलिए आउटपुट जो वेवफॉर्म है वो सिमेट्रिकल नहीं होती है। जो चार्जिंग टाइम है और डिस्चार्जिंग टाइम है वो डिफरेंट होता है दोनों वेवफॉर्म्स के लिए। It results in a asymmetrical square wave. Its on time is greater than off time. तो यहाँ पे ऑन टाइम जो है सर्किट का वो ज्यादा होता है ऑफ टाइम से, और हमें asymmetrical square wave आउटपुट में मिलती है। The frequency of a stable output is given by F is equal to 1.44 divided by RA plus 2RB into C. तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के आउटपुट के लिए। D is equal to W upon T into 100%। तो ये ड्यूटी साइकिल है, ड्यूटी रेशो है, W है यहाँ पे विड्थ ऑफ साइकिल, और T इज टाइम पीरियड। परसेंट ड्यूटी साइकिल के लिए फॉर्मूला है RA plus RB upon RA plus 2RB into 100%। T is equal to T on plus T off। जो यहाँ पे हमने T लिखा है टाइम पीरियड, वो इस फॉर्मूले से हम देते हैं, और T on को कैलकुलेट करने के लिए स्पेशल एक हम डिफरेंट फॉर्मूला यूज करते हैं जो है 0.693 RA plus RB into C, और T off के लिए 0.693 RB into C। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूलेज पे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं। सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी होगी और आंसर निकालना होगा। एडवांटेजेस: changes from one stable state to another continuously. This permits multivibrator to power themselves and achieve work at a constant rate without impact from any external forces or action. तो ये खुद ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंटिन्यूअस चेंज होते हैं। तो
इसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्शंस की जरूरत नहीं होती है। लो कॉस्ट टू प्रोड्यूस एंड सिंपल टू डिजाइन। Disadvantages: this multivibrator do not transfer the whole output signal to input signal. This is due to resistance in the circuit. तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाया है, तो इसी वजह से जो पूरा आउटपुट है वो इनपुट में नहीं जाता है, लॉसेस है। Applications: in radio gears to transmit and receive radio signals and also in time. Morse code generator, some systems which require a square wave like analog integrated circuits, टीवी ब्रॉडकास्ट etc. तो इस तरह से हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इस मल्टीवाइब्रेटर को यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।